सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी इन सीरीज। ये एडवांस में भी पूछा हुआ है, इसमें ऐसा जो एआईटीएस में था ना, है ना, एआईटीएस में था, है ना। एडवांस में क्वेश्चन पूछ देता है इसमें कि रेडियो एक्टिविटी सीरीज में जब होता है तो कैसे होता है ना। तो इसको मैंने तुम्हें पहले से भी हिंट थोड़ा दिया हुआ है, मैंने थोड़ा पढ़ा रखा है, हिंट दिया हुआ है कि मान ली जाए कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के बाद ये बी बन जाता है सपोज, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, ये फिर से टूट जाता है। कहने का मतलब है कि ए से बी बना, लेकिन बी अगर स्टेबल नहीं न्यूक्लियाई है, अगर स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है तो बी फिर से वो टूट जाता है फर्दर सी में, ठीक है। और इसका इसका डीके कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेट अस से लैम्डा 1, लेट अस से लैम्डा 2, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि ये यहां से बी कितना बन रहा है, ए से बी कितना बन रहा है और बी से सी कितना बन रहा है। ध्यान रखना, आपका इसका डिसइंटीग्रेशन इससे कम होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है, क्योंकि ये है ही नहीं उतना, क्योंकि ये डिपेंडेंट किस पे है, ए पे। ए जो प्रोड्यूस करेगा बी, तब बी जाकर के डीके होगा सी में, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बी जो है आपका, बी जो बनेगा उसमें से ही टूट करके सी बनेगा, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है कि मान लिया जाए इसका बी की वैल्यू ही नहीं, बी का एन ही अवेलेबल नहीं है, और आपको पता है कि जो रेट होता है dn बाई डी टी, वो डिपेंड करता है किस पे, एन पे। जब ये है ही नहीं तो ये सी होगा नहीं। जैसे जैसे प्रोड्यूस होने लगेगा वैसे वैसे इसका रेट बढ़ने लगेगा, जितना ये बढ़ेगा इसकी नंबर, उतना ही इसका डीके रेट भी बढ़ता जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा ए से कितना ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा आपका कि ए बी जब बनते जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा रेट। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि ए कम रहा है, ए क्या हो रहा है, ए की वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है और बी की वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो इसका जो डीके होगा dn बाई डी टी, ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, डीएनए बाई डी टी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो एक बार ऐसा टाइम आ सकता है जिस टाइम पे डीएनए बाई डी टी इज इक्वल टू डीएनबी बाई डी टी हो जाए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम पे आने के बाद क्या होगा कि जितना ए से बी प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बी से सी में टूट रहा है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अब ये चीज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। जब ये बराबर हो जाएगी तो उसके बाद फर्दर ये क्या होगा, बी की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था एआईटीएस में, है ना, आया हुआ था ना। इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम कैसे बनाए थे, एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग को भी बनाया था, है ना। अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में बनवाया है कि जब ये केस होती है आपको क्या करना है, ये रेट और ये रेट दोनों को बराबर करके आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, तो कभी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, इसको सीरीज में बोलते हैं, है ना। और इसमें मैंने ये भी बताया था, एक क्वेश्चन और बनाया था आपको कि अगर जो लैम्डा 1 लैम्डा 2, अगर एक ही सैंपल में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और दो रिएक्शन में वो टूट सकता है, दो रिएक्शन के थ्रू, एक डीके का लैम्डा 1 डीके को दूसरे प्रोसेस का लैम्डा 2, तो अगर इक्विवेलेंट पूछा जाए कि सैंपल का, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो कितना आ रहा था वो, लैम्डा लैम्डा 2 आ रहा था कि 1 बाई लैम्डा आ रहा था, क्या आ रहा था, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ कितना आ रहा था, हाफ लाइफ आ रहा था 1 बाई, हाँ कितना,
लैम्डा 1 लैम्डा इक्वल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और उसको जब हम टी हाफ में करेंगे तो इक्विवेलेंट अगर जो पूछा जाए हाफ लाइफ तो कितना हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है, ये नोट कर लो, है ना। क्या होता है 1/t1 प्लस 1/t2 इज इक्वल टू 1/t, अगर दो प्रोसेस में जा रहा है तो, है ना, उसका इक्विवेलेंट टी हाफ होता है। ठीक है, और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, लैम्डा इक्वल क्या हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाता है। ठीक है, यानी कि सीरीज में अगर डी के कांस्टेंट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ये किस में, सीरीज में नहीं, इनफैक्ट ये किस में है, एक ही सबस्टांस दो प्रोसेस में जा रहा है तो नेट लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा ये, इस पे क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे एडवांस के क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें और क्लियरिटी आएगी। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम इस चैप्टर को लास्ट करेंगे एक्सरे के साथ में। तो लिखो एक्सरे, राइट डाउन एक्सरेज, एक्सरेज। ये टॉपिक छोटी है लेकिन लोग अक्सर छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, जबकि इसमें से एडवांस में क्वेश्चन देता है एक्सरेज में, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है भाई, है कि नहीं। और आपको पता है एडवांस में एक एक नंबर लाना कितना टफ होता है ना, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट एडवांस में, है ना। तो इसलिए हम एक्सरेज को ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आता नहीं है, समझने के बाद उसका क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी अभी करवा दूंगा साथ साथ, तो आपको रेडी हो जाएगा। चलो, और इधर भी करेंगे। देखो भाई कहाँ लिख कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लिखो एक्स, एक्सरेज। ठीक है, सबसे पहले एक्सरेज का डिस्कवरी जो किया था वो किसने किया था, लिख लो, रुंटगेन बोलते हैं या रंजन भी बोलते हैं, है ना। एक्सरेज का डिस्कवरी किसने किया था, रुंटगेन ने किया था या रंजन, जैसा बोलो, है ना। ठीक है, क्लियर है। इसका वेवलेंथ, इसका लैम्डा कितना होता है 0.12 10 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये लैम्डा इतना है कि जो हमारे विजुअल रेंज से बाहर होता है, इसलिए हम लोग इसको अपने आई के थ्रू नहीं देख पाएंगे। जब आप एक्सरे कराने जाते हो हड्डी वड्डी टूट जाने पे तो उसमें एक्सरे आपको नहीं दिखता है। ठीक है, नहीं दिख रहा, ये वाला है, कैसे, जो तुम लेके आओ, है ना। हाँ, बचा हुआ था, ये ले जाओ फिर, है ना। रेड वाला है आपका, दो ले आओ, दो ठो लेना। हाँ? ठीक है, क्लियर हो गया आपका, ये नहीं दिख रहा ये वाला, ये भी नहीं दिख रहा, अरे यहाँ तो क्लियर लग रहा है ना। अच्छा, आप लोग को दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बाबू, बोर्ड पे दिख रहा है, यस सर। क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलेगा, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया आपका, एक्सरेज का डिस्कवरी किसने किया, रुंटगेन, लैम्डा इतना होता है एंड इट इज इनविजिबल टू आवर आइज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी इसमें पूछ सकता है। ठीक है,
बाकी आपको मैंने बता रखा था फ्रिक्वेंसी, उसमें एक्सरेज ऑलरेडी हमने स्पेक्ट्रम में बता रखा है ना। एनर्जी कैसे बढ़ता है, लैम्डा कैसे बढ़ता है, वो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, लिख लो, प्रोड्यूस्ड बाय कूलिश ट्यूब। कभी ऑब्जेक्टिव में दे दे तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके इनफैक्ट ये स्कूल में भी पूछ सकता है कभी, है ना। आजकल चूंकि आपका बोर्ड जो है ना, टर्म एग्जाम, उसमें हाँ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज द क्वेश्चन लेवल मे बी इक्वल टू और इक्वेलेंट टू नीट और आईआईटी मेंस में भी, है ना। ये इतना इजी नहीं है। अब वो आईआईटी मेंस या नीट लेवल तक तो जरूर करेंगे, है ना। नीट लेवल का क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ठीक है। इसलिए इतना आसान नहीं है आपका बोर्ड, देखा जाए तो रिलेटिवली टफ हो गया है। क्यों? क्योंकि जब 4 नंबर का डेरिवेशन आता था तो उसमें कुछ भी करते थे तो 3 नंबर मिलता था, और अब तो क्या है, जहां ए से बी मार दिया ना तूने तो सीधे 0, कोई ऑप्शन नहीं है पार्शियल मार्क्स का। सो दैट इज रियली, है ना, चैलेंजिंग फॉर स्कोरिंग मोर देन 90 और 95, ठीक है। ये दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया बाबू? तो ये हो गया आपका। उसके बाद लिखो इंटेंसिटी, लिखो ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड लैम्डा। ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड लैम्डा, ठीक है। ये देखो ऐसा हो, ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। देखो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है। और तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा एम से, यानी मिनिमम लैम्डा। ये क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका, मिनिमम लैम्डा। तो आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है एच न्यू, यानी कि एच सी बाई लैम्डा, राइट। सो इफ यू आर सेइंग दैट लैम्डा मिनिमम, इट मीन्स ई इज मैक्सिमम। सो ई मैक्सिमम इज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा मिनिमम। क्वेश्चन इस पे पूछता है, क्वेश्चन इस पे पूछता है ना, कि ई मैक्सिमम इज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा मिनिमम। उल्टा का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, उल्टा का रिलेशन है। और आपको ये बहुत ही अच्छा पहले पढ़ चुका है आप लोग कि लैम्डा, यहाँ पर एस सी की वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूं तो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू, या लैम्डा निकाल दो, क्या निकाल दो, लैम्डा। किसी के अगर लैम्डा निकालना हो तो ई को नीचे ले लूंगा, एस सी की वैल्यू जब पुटअप कर दें तो कितना आ जाता है, 12,000, कितना आता है, 12,400। और भी को लेना पड़ता है किसमें, इन वोल्ट। तो ये जो आएगा वो किसमें आ जाता है आपको, एंगस्ट्रम में आ जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, एस सी की वैल्यू पुटअप कर दो तो ये क्या है, 12,400। और भी को अगर वोल्टेज में लोगे तो आपका लैम्डा किसमें निकल के आएगा, लैम्डा आपको निकल के आएगा एंगस्ट्रम में। किसमें आएगा निकल के, एंगस्ट्रम में निकल के आता है, ठीक है। क्लियर है? चलो इसके बाद लिखो, देखो बेसिकली क्या होता है, इसका ग्राफ जो आता है ना कुछ इस तरह से आता है, आपको आएगा कहीं पे ना शूट करता है, कहीं पे क्या करता है ये शूट करता है, समझ गया। देखो ऐसे करेगा बेसिकली, ऐसा होता है, समझ गया ना।
ये अचानक शूट करता है, समझ गया? ये क्या करता है, अचानक शूट करता है, तो इंटेंसिटी सडन लैम्डा पे बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इस रूम में पढ़ रहा है, आप इधर बैठ सकते हो चाहो तो, है ना, या उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर है? चलो लिख लो, द शार्प, लिख लो, द शार्प पीक्स, पीक्स मतलब पीईए के, पीईए के, द शार्प पीक्स ऑब्टेन्ड इन ग्राफ, the sharp peaks obtained in graph are known as characteristic X-rays. The characteristic X-rays because they are characteristic of target material, because they are characteristic of target material. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज, ठीक है। हाँ, आउटपुट लिख लो, उसी में लिख लो, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, देखो द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, the spectrum obtained is called characteristic spectrum, characteristic spectrum, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। देखो इसमें होता क्या बेसिकली, समझो। ये कैसे निकलता है जरा वो समझो। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, एटम में पढ़ा रखा हूं मैं कि क्या होता है, ये आपका लेवल होता है कि नहीं होता है? ऑर्बिट्स होते हैं, यस और नो? ऑर्बिट्स होते हैं, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, 4, 5 एंड सो ऑन, करेक्ट है? इसी को हम सेल में अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या करते हैं, के एल एम एन ओ करते हैं, है ना। या तो तुम क्वांटम नंबर लिख दो, ऑर्बिट नंबर एन इक्वल टू 1 2 3 4, या फिर इसको सेल में बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, के एल एम एन ओ, है ना। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, आपको ये पता है कि जितना बाहर जाता है उतना ही क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं होता है, करेक्ट है? वेरी गुड। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ एनर्जी ज्यादा है किससे, E1 से, क्या है, E2 की एनर्जी ज्यादा है E1 से, है ना। अब देखो क्या होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन पे अटैक करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन पे अटैक करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर के हम उसको जब बाहर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर के जब हम बाहर कर देते हैं, जैसे मान ले जाए कि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। अगर मैं सपोज इस इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, टारगेट करके हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया, क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब जब वैकेंसी क्रिएट हो गया तो यहाँ पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है, इसमें आ सकता है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पे आता है तो आपको पहले ही पता है कि एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना।
तो इसमें क्या हो सकता है, देखो यहां से भी जंप कर सकता है, समझ रहा है बेटा? देखो यहां से भी जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो आपको क्या निकलेगा? वेव निकलेगा, है ना? इसको हम नाम देते हैं, के में जा रहा है, किधर किधर जा रहा है? के में जा रहा है। इसको हम नाम देते हैं के अल्फा। क्या नाम देते हैं बेटा? इसे क्या नाम देते हैं? के अल्फा नाम देते हैं। ठीक है, लिख लो। तो क्या हुआ, जब नीचे आपका ये क्रिएट होता है वैकेंसी, तो हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब उसमें फिलअप करता है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी में बी रिलीज। तो इसी को हम बोलते हैं के अल्फा। एक्सरेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसको बोलते हैं के अल्फा। ठीक है, और अगर एम से करेगा तो ये भी एनर्जी निकलेगा, है ना? डिफरेंस इतना का निकलेगा। इसको बोलते हैं के बीटा। क्या बोलते हैं? के बीटा बोलते हैं, लिख लो के बीटा। अच्छा, यहां से भी आ सकता है एनर्जी इसमें, है ना? तो जब यहां पे जंप करता है थर्ड से, मतलब एन से करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको बोलते हैं के गामा। क्या बोलते हैं? के गामा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान ली एल इलेक्ट्रॉन, एल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये जगह खाली बन गया। क्या हो गया? ये जगह खाली हो गया। अब ये जगह जो वैकेंसी हुई है, ये किसी के थ्रू फिलअप हो सकती है। एम से भी आ सकती है ना? तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे एल अल्फा। क्या कैरेक्टरिस्टिक का नाम देंगे? एल अल्फा। जब यहां से आएगा तो क्या बोलेंगे इसको? एल बीटा। क्या बोलेंगे? एल बीटा बोलेंगे। बात सुना रही है? क्लियर है? क्या क्या? अगर नीचे से ऊपर दोगे तो एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर एक्सरेज आपको रिलीज हो रही है, ठीक है ना? अच्छा, एम के लिए क्या हो जाएगा? जब यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा? एम अल्फा। जब यहां से आएगा तो क्या हो जाएगा? एम बीटा। सिमिलरली यहां पर भी पॉसिबल है, इसको क्या बोलेंगे? एन अल्फा बोलेंगे। ठीक है, बस इतनी सी चीजें समझनी है एक्सरे में अलग से। बाकी तुमने एटम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये नेमिंग केवल समझना है ना? इसमें नेमिंग करके आपको कंफ्यूज कर देता है ना? और वो जो दिखाया ना ड्राइंग में, शूटिंग, है ना, वो डिस्टर्ब कर रही, भाई ये क्या हो गया, है ना? तो बस वो सूट समझना है। उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एट ए पर्टिकुलर लैम्डा पे वो चीज हो रही है। और ये बोलते हैं आपका के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा। ये चीजें स्पेशल समझना है। क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, समझ गया ना? इससे काम हो जाता है तुम्हारा। अब मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ये उतार लो अच्छे से, फिर मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ दो तीन, है ना? कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें पूछता है। हो गया, उतार लिया? चलो, अब देखो इसमें क्वेश्चन। देखो देखो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ तुम्हें, ठीक है? हम्म
ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में, ठीक है, इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में ये दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। आपको बताना है, आपको बताना है कि इसमें से इसको नाम दिया इन्होंने 1, इसको नाम दिया 2। आपको बताना है 1 2 में से कौन सा के अल्फा है और कौन सा के बीटा है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है, ये तो बनाया हुआ है, बनाया क्वेश्चन ये ना, के अल्फा फर्स्ट वाला और के बीटा सेकंड वाला। Recording in progress. हाँ चलो वीडियो ऑन करो, क्या आ रहा है बाबू? 1 बीटा 2 अल्फा। देखो आपको सबसे पहले पता है ये यहाँ पे, ये आपको लैम्डा 1 हो गया क्योंकि लैम्डा है, और ये आपको क्या हो गया, लैम्डा 2 हो गया, ठीक है। लैम्डा 2 अगर ज्यादा है, लैम्डा 2 अगर ज्यादा है तो जरूर है कि एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और एनर्जी कम किस में होता है, अल्फा में कि बीटा में? है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप मतलब कि देखो यहां से आ रहा है कि यहां से आ रहा है, तो एनर्जी ये वाला गैप ज्यादा हो जाएगा ना, तो बीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा, अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया आपको, लैम्डा 2 किस में ज्यादा है, लैम्डा 2 ये ज्यादा है, तो एनर्जी ये कम हो गया। जब ये एनर्जी कम हो गया तो कौन सा होगा, अल्फा होगा। यानी कि ये जो 2 जो करस्पॉन्डिंग है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, के अल्फा का होगा, और ये किसका होगा, के बीटा का हो जाएगा। समझ में आया बाबू, है कितना सिंपल है। नहीं, आदमी इसमें फंसा देता है, इसमें फंसा देता है आदमी, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है तो नहीं बना, जबकि ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। चलो अब एक और बनाओ क्वेश्चन, एक और बनाओ। ये बनाओ, ये 1 and 2 है। अब आपको बताना है, आपको बताना है
कौन सा के अल्फा है और कौन सा एल अल्फा है? के अल्फा एल अल्फा, ये बताओ कौन सा के अल्फा है का एल अल्फा है? सिंपल क्वेश्चन आता है नहीं, सिंपल क्वेश्चन। वन है के अल्फा, टू है एल अल्फा। क्या होगा? क्या होगा बाबू बताओ? वन है के अल्फा, टू है एल अल्फा। वन है के अल्फा, ये के अल्फा और ये एल अल्फा। अच्छा एक चीज देखो, सूट सूट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। सूट नहीं देखना, आपको लैम्डा देखना होता है। हाँ, आपको सूट देखने की जरूरत नहीं है ना। आपको फोकस लैम्डा पे जरूर करना है। लैम्डा आपको बताता है कि किसमें एनर्जी ज्यादा है, किसमें एनर्जी कम है। तो ये लैम्डा कम है, लैम्डा वन, यानी कि इसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है E2 से। और ये एनर्जी ज्यादा किसमें होगा, के अल्फा में होगा कि एल अल्फा में होगा? ऑब्वियस सी बात है के अल्फा में होगा, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे क्या होता है, एनर्जी। मैंने आपको आपको मैंने नंबर भी बता रखा है हाइड्रोजन का, एक कॉमन सेंस के लिए कि आप पकड़ सको फटाफट, है ना। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी। तो के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी यानी कौन करस्पॉन्ड करेगा, वन को। तो ये के अल्फा होगा और ये क्या हो जाएगा, एल अल्फा हो जाएगा। सिंपल है, डन, क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो टॉपिक, इसका नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा इजी जी, है ना। चलो इसी में लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोसलेज लॉ। लिखो मोसले लॉ, देखो मोसलेज लॉ। मोसले ने पता है क्या किया, मोसले ने मोसले ने अलग अलग एलिमेंट का, यानी अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, है ना, उन्होंने एक्सरेज को स्टडी किया और उसको जो फ्रिक्वेंसी निकल रहा था उसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट के प्रति प्लॉट करके देखा क्या क्या दिख रहा है, कैसा ग्राफ आ रहा है। तो इन्होंने पाया कि एटॉमिक नंबर और जो रिलीज हो रहा है उसका अंडर रूट ऑफ न्यू के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये हमेशा क्या हुआ, इस तरह से ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन आया। क्या आया, ये स्ट्रेट लाइन आया। क्या है बाबू, ये आया आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अरे एक चीज यहाँ पे थोड़ा ये दिखाओ, यहाँ पे ऐसा दिखाओ, है ना। ये पास कहां से करता है, ऑरिजिन से पास करता है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ये कहां से करेगा, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा से ऐसे बनाया था ना मैंने, है ना, ये ऐसा। यहाँ लिखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नॉट पासिंग, लिखो नॉट पासिंग, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। अब जब स्ट्रेट लाइन आया है तो इनका इक्वेशन जो लिखा जाता है मोस्ले लॉ को,
वो ऐसे लिख लो अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू, राइट डाउन, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। लिख लो अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी होता है, करेक्ट है। इसमें ये लिख लो, एक चीज नोट करो, यहां पर लिख लो वेयर ए एंड बी, लिख लो वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव constants for one type of X-rays, for one type of X-rays, and for all elements, one type of X-rays and for all elements, all elements करने का मतलब ये हो गया कि A और B की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ Z होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ Z। लिख लो ब्रैकेट में, लिख लो इंडिपेंडेंट ऑफ Z। where A and B are positive constants for one type X-rays and for all elements, है ना, ब्रैकेट में लिखो इंडिपेंडेंट ऑफ Z। ठीक है, मोस्ले लॉ को हम बोर्स थ्योरी से भी डिराइव कर सकते हैं, और जब हम बोर्स थ्योरी से मोस्ले लॉ को डिराइव करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है रूट न्यू इज इक्वल टू, लिख लो रूट न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट सी आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपको कुछ इसमें याद आ रहा होगा, है ना, इंटू जेड माइनस बी, करेक्ट है, इंटू जेड माइनस बी आ रहा है याद, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना। वेव नंबर जब निकालते थे तो ये फॉर्मूला यूज होता था, करेक्ट है, डन। वेव नंबर का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा ये आता था, है ना, ठीक है ना। वेव नंबर वाला फॉर्मूला जो है ना बोर्स थ्योरी का, उसी से ये निकल जाएगा, उसी से ये निकल जाता है, ठीक है, ओके। चलो अब इसका लिखो, नेक्स्ट लिख लो B इज कॉल्ड, लिख लो B इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, लिख लो B को क्या बोलते हैं, B इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग इफेक्ट। लिख लो B इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? लिख लो, इसके बाद लिख लो ये जेड माइनस बी क्या इंडिकेट कर रहा है, नीचे लिख लो, देखो जेड माइनस बी इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड माइनस बी क्या इंडिकेट करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? डन, ओके। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अगर इसी में अगर मैं बोलूं कि अल्फा के अल्फा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, के अल्फा निकल रहा है बाबू, ठीक है। जब के अल्फा निकलेगा, देखो फॉर के अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, 2 से 1 में जाएगा, कहां जाएगा, 2 से 1 में, है ना। तो लिख लो यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2, पुट अप करो। तो यहाँ पे अंडर रूट न्यू क्या आ जाएगा, लिख लो अंडर रूट न्यू आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद लिख लो 3RC/4, क्या जाएगा 3RC/4 इंटू जेड माइनस बी, क्या जाता है
अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3RC/4 इंटू जेड माइनस बी, करेक्ट है? ओके। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूं, ऑन कंपेयरिंग विद दिस मोसले लॉ, तो यहां से क्या पता चल रहा है? ए की वैल्यू कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू ए आ रही है, लिख लो। अंडर रूट 3RC/4 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ए आ रही है, ठीक है? और लिख लो के अल्फा के लिए बी की वैल्यू क्या लेते हैं? 1, लिख लो। फॉर के अल्फा लाइन बी की वैल्यू 1। क्लियर सबको? एनी प्रॉब्लम? डन। अब इसमें देखो क्वेश्चन एक करते हैं, उतार लिए सब लोग? इसमें क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो इस तरह से, ये आपका इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा है, ठीक है? एक ऐसा है, ठीक है? और दूसरा आपको ये है, ऊपर ऐसे लिखा है ना, ठीक है? ये 1 ये 2, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है? और दोनों दिखाया हुआ है के अल्फा, ये भी के अल्फा के लिए, ये भी के अल्फा के लिए, ठीक है? के अल्फा, ओके। लेकिन ये जो है दूसरा एलिमेंट के लिए Z1 के लिए, और ये क्या है? Z2 के लिए। आपको यहां पर बताना है कि Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 ग्रेटर देन Z2, Z1 लेस देन Z2, कांट से। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? क्या रहा है? Z1 ग्रेटर देन Z2 आ रहा है? और किसी को? और क्या रहा है बाबू? सर Z1 ग्रेटर देन Z2। Z1 ग्रेटर देन Z2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था? अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू क्या था बाबू? अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था? ए इंटू जेड बी लिख सकते हो, या फिर उसको अगर इसमें N1 इंटू टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे? अंडर रूट आर सी 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी। नॉट सी द थिंग्स, यहाँ पर देखो ये चीज के अल्फा की बात हो रही है और दोनों का के अल्फा है। यहाँ पर एक चीज देखो, के अल्फा किया यानी कि क्या है? 1 और 2 के बीच में है ना? 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2 है, N1 N2। ये चेंज भी कर सकता था वो, ध्यान रखना। ये क्या कर सकता था? चेंज भी कर सकता था, एल अल्फा दे दे, है ना? है एन बीटा दे दे, कुछ भी कर सकता है ये। तो उससे क्या होगा? N1 N2 चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, N1 N2 वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इजी दिया है, यहाँ पर के अल्फा दोनों है, यानी कि N1 N2 की वैल्यू सेम होगी। तो जब ये सेम हो गया, ये सेम है, ये सेम है, तो इसका बात ही खत्म हो गया, खत्म, नॉन ऑफ एनी यूज। बी की वैल्यू 1 है ना? अब क्या हो गया? जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे जेड बढ़ेगा। अब न्यू अगर मुझे पता चल गया तो मेरा काम हो गया। और यहाँ से ये देखो, ये पहले बन रहा है बाबू,
यानी इसका लैम्डा 1 क्या है, छोटा है किससे, लैम्डा 2 से। जब लैम्डा 1 छोटा है तो न्यू 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया न्यू 2 से। और जब न्यू 1 बड़ा हो गया तो Z1 भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है बाबू, न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2, इट इंप्लाइज दैट Z1 मस्ट बी ग्रेटर देन Z2। आंसर ये आएगा। बात में आ गया, क्लियर है, डन। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी 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 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, लिखो, है ना। इसी पे देखो बेटा, आया हुआ है क्वेश्चन 2014 में, एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन 2014 में, एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है इसी पे, ठीक है, वो भेजता हूँ रुको इसमें। चलो मैंने ग्रुप पे भेजा बाबू, ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ राहुल, बन गया ये, बन गया था ना, क्लियर है ना। तो सभी लोग बनाओ ये क्वेश्चन को। क्या दिया यहाँ पर, लैम्डा सी यू, है ना, के अल्फा दिया, ठीक है, लैम्डा एम ओ, ये भी के अल्फा दिया, ये तो वही चीज हो गई फिर जो भी हमने करवाया, उसी बन जाएगा, है ना, सेम क्वेश्चन। देखो ये देख के आदमी ना डर जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे एक्सरे सुनता है ना समझ में नहीं आता, के अल्फा के बीटा टर्म ही नहीं पता जिसको, वो छोड़ देता है। अब ये चीजें कितना इजी है, टॉपिक छोटा है ना, कर लिया। अच्छा इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करेगा क्वेश्चन, इसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना। तुमको हो सकता है दूसरे चैप्टर रोटेशन वगैरह से क्वेश्चन आया तो फंस सकते हो तुम, इसमें फंसने उठने का चांस बहुत कम है। बस टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, टर्म पता है, चीजें पता है, हो गया काम, है ना। क्लियर है बाबू, बन रहा है, एडवांस का क्वेश्चन है, फटाफट करो। ए बी आया। क्या आया, बी, बी आ रहा है, कितना है बाबू, बी आ रहा है, यस सर, बी आगा। आसपास है, ये तो 1.99 है ना, और 2.14 है, कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर है बाबू इसका, बी आंसर है बाबू, बी, बी है ना, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है,
तुम्हारा क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है ना। और ये क्या था, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर सी, ये क्या होता है बाबू बताओ। इंटू क्या हो जाएगा, जेड माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, ये आर और सी क्या है, कांस्टेंट है, और दोनों क्या बात कर रहा है, अल्फा अल्फा बात कर रहा है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, गया काम से। फिर वह क्या बचा आपको, अंडर रूट न्यू क्या बचा है ना, कुछ भी कांस्टेंट हो तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। जेड माइनस बी भी लिख सकता हूँ, आपको निकालना क्या है, लैम्डा। तो न्यू को क्या लिखोगे, न्यू को लिख सकते हो सी बाई न्यू, सी बाई लैम्डा, करेक्ट है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये तो आपको लैम्डा क्या हो जाएगा, और के अल्फा की बात हो रही, बी क्या हो जाएगी 1, तो आपको अब लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा कौन सा है बाबू, क्या क्या है, कॉपर एंड कॉपर को ऊपर रखना, तो लैम्डा कॉपर बाई लैम्डा मॉलिब्डेनम, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा कितना कितना है इसका, कॉपर कितना है 29 है ना, तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 41 का स्क्वायर, कितना आ रहा है बाबू बताओ, 41 28 का होल स्क्वायर करो कितना आ रहा है, अच्छा ठीक है, 44 का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कर दो कितना आ रहा है देखो जरा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, ये तुम्हारा आ रहा है 41 डिवाइड बाई 28 1.46 1.6, और इसको स्क्वायर करो तो कितना 2.14 आ रहा है, आ तो क्या आंसर बी है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आ रहा है आंसर, है ना, आ रहा है राहुल, बी करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल, है ना एग्जैक्ट, ठीक है। बहुत समझ में आया, कैसा क्वेश्चन पूछेगा एक्सरे पे, एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है, ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है, जहां पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर, ठीक है। चलो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और भेज रहा हूं, ये भी आया हुआ है एडवांस में आपका, मैसेज करो एक बार, चलो ये क्वेश्चन बनाओ बेटा, ये भी आया हुआ है एडवांस में, आया हुआ है 2001 में आया हुआ है, ये तो क्वेश्चन तो अच्छा था यार, है ना। क्या काम करना सवाल इसको ना स्कैन कर देना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहाँ तक 1 से 13, है ना, अब भेज देंगे इसको, अब बना लेगा, है ना। हाँ तो स्कैन कर दो ना पूरा, है ना, तक स्कैन कर दो, है ना, नहीं काफी है ना ये राहुल, इतना ज्यादा नहीं है ना, है। अभी AITS में आ रहा है कोई क्वेश्चन आया था इससे, बनाओ बनाओ जल्दी, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, और वो सारे एक से क्वेश्चन बना लेना है, क्योंकि इस बार मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, मॉडल में भी है, उसमें भी कर बनाना है, यस हाँ, सब बना लेना भाऊ।
हाँ सोचो क्या होगा। एक्सलेटिंग पोटेंशियल मैंने पढ़ाया था, स्टॉपिंग में पढ़ाया था, है ना। और मैंने यही बताया था कि आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया था, एक्साइटेशन पोटेंशियल पढ़ाया था, याद है? सोचो। ऑप्शन है। ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। हम्म हम्म। चलो देखो इधर, चलो देखो बाबू इधर क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये जहां से स्टार्ट करता है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा लैम्डा के, और ये दिया हुआ है तुम्हारा लैम्डा सी, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फ्रॉम ए पुलिश ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ लैम्डा एज ऑन द फिगर। द मिनिमम वेवलेंथ इज फाउंड टू बी लैम्डा सी। तो जहां हिट करता है ना, इसको बोलते हैं लैम्डा सी। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा सी। मिनिमम ये है ना, यानी कि एक्सरे तो तभी निकलेगा जब मिनिमम वेवलेंथ इतना होगा, है ना। ठीक है, और आपको पता है एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली का रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? इनवर्सली का प्रोपोर्शनल होता है। जबकि लैब के में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कांस्टेंट होता है। N1 N2 कांस्टेंट है, RC कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है ना। तो लैम्डा के में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन
लैम्डा सी में चेंज हो सकता है, और उसके लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या, ये क्या कर रहा है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लैम्डा सी फाउंड लैम्डा सी एंड वेवलेंथ लैम्डा के अल्फा लाइन एट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज्ड। अब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यानी क्या, ईवी की बात कर रहे हो तुम, है ना। तो अगर तुम ये बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी बढ़ रहा है, और जब एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, लैम्डा कम रहा है ना, लैम्डा कम रहा है। जब लैम्डा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, लैम्डा सी इलेक्ट्रोड शिफ्ट करेगा, डिक्रीज कर रहा है, तो लैम्डा सी डिक्रीज कर रहा है, लैम्डा के कांस्टेंट है। तो इनके बीच का जो गैप है लैम्डा के और लैम्डा सी, इनके बीच का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बना लो फटाफट। आ गया बेटा सबको आंसर, आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो तो ये हमारा खत्म हो गया कहानी, एक्सरे खत्म हो गया पूरा। हम लोग इस तरह से कंप्लीट करते हैं क्या, आपका न्यूक्लियाई हम कंप्लीट करते हैं, आपका न्यूक्लियाई